वेलकम। इसी वीडियो के टॉपिक के चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि कैसे कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, सब अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस की वजह से कोई भी व्यक्ति अपने आप को कभी भी गलत नहीं समझता, चाहे वो कितना गलत ही क्यों ना हो। जब आपको ये पता चल गया कि कोई अपने आप को कभी भी गलत मानना ही नहीं चाहता, तो ये बिहेवियरल साइंस में आपको समझना उचित है कि आप किसी को गलत साबित ना करें, ना ही उसे क्रिटिसाइज करें। इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि क्यों किसी को क्रिटिसाइज करना डेंजरस है, क्यों आपको कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज हमेशा दुर्भाग्य और दुश्मनी लेके आता है। डेल कार्नेगी हमेशा कहते थे कि क्रिटिसिज्म एक कबूतर है जो हमेशा घूम के आपके खुद के घर में ही लौट के आता है। आपको पता है कि इंसान क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? हम हमेशा से सोचते हैं कि हम सब सही हैं और वो गलत है। कभी कभी हम अपनी खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, कि हमें लगता है कि दूसरों को नीचा दिखा के हम बड़े बनेंगे। पर कभी कभी हमारे पास ऐसे आदत बन चुकी होती है कि हम दूसरों को नीचा दिखाएंगे, दूसरों को छोटा करके अपने आप को बड़ा दिखाकर अपने आप को गर्वित महसूस करेंगे। पर हमेशा याद रखना कि दूसरों को क्रिटिसाइज करके तुम उनके मन के अंदर अपने लिए कभी भी अच्छा धारणा पैदा नहीं कर सकते। ये सिर्फ तुम्हारे मन के अंदर का एक भ्रम होकर ही रह जाएगा। जो दूसरों की आलोचना करता है, समालोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसे ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं होता, सिर्फ एक मिथ्या खुद का दिलासा के अलावा। कभी सोच के देखा है कि जिसका क्रिटिसाइज आप कर रहे हो उसका मन का हालत क्या होता है? कभी सोचा है कि आप जब उसे क्रिटिसाइज करते हो वो आपके बारे में क्या सोचता है? इससे क्या आपको तात्कालिक अपनी खुद की ईगो सेटिस्फैक्शन तो मिल जाता है, पर भविष्य में इसका क्या फल मिलता है? और इस सबसे ज़्यादा क्षति होती है आपकी, जहाँ पर आपकी स्वयं का मन नेगेटिव भाव से भर जाता है। आप धीरे धीरे नेगेटिव होने लगते हो। इतिहास में देखा है, महात्मा गांधी हो, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद हो, स्वामी विवेकानंद हो, कभी भी किसी भी महान व्यक्ति को देखा है कि दूसरों की गलती को लेकर मजाक उड़ाने में वो लोग हमेशा दूसरों को गाइड करते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट आइडल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद कहते थे, क्रिटिसिज्म डिस्ट्रॉय द रूट्स ऑफ क्रिएटिविटी, अर्थात क्रिटिसिज्म क्रिएटिविटी का रूट को ख़त्म कर देता है। जैसे स्वामी विवेकानंद भी हमेशा कहते थे कि तुम सब देवपुत्र हो, तुम सब भगवान के हिस्से हो, तुम परमात्मा का अंश हो। कोई भी महान लीडर कभी भी दूसरों का क्रिटिसाइज नहीं करता। ये स्किल्स बहुत ही यूनिक है, बहुत ही रेयर है। अगर आप भी नॉर्मल इंसानों से अलग होकर कुछ करना चाहते हो तो आपको भी दूसरों को क्रिटिसाइज करना से विरत रहना पड़ेगा। एक असली लीडर कभी भी दूसरों की गलती लेकर मजाक नहीं उड़ाता, उसको क्रिटिसाइज नहीं करता। यह आपको ज्ञात होना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि आपको लगे कि कोई गलत कर रहा है, क्या आप चुप रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? यहाँ पर फर्क आ जाता है क्रिटिसिज्म और फीडबैक में। जो क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं उनका आंसर आएगा, तू एकदम बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होता, तू क्या सीख के आया है। ये क्रिटिसिज्म है जो इंसान को नेगेटिविटी देता है। और फीडबैक अर्थात
तुमसे ये गलती हुआ है, दूसरी बार कोशिश करना, दूसरी बार ये गलती नहीं होगा। मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ इस बार ये गलती हुआ है, पर दूसरी बार कोशिश करना कि ये गलती ना हो। फीडबैक दूसरों को उन्नति करवाता है और क्रिटिसिज्म खुद की ईगो सेटिस्फाई करवाता है। क्रिटिसिज्म से कभी भी कोई महान नेता या लीडर नहीं बना। क्रिटिसिज्म सिर्फ गलत और गलत ही करता है। इसमें कोई भी महानता नहीं है या आपने कितने अच्छे से किसी को बुरा भला कहा। कोई महान नेता कभी भी या कोई महान व्यक्ति कभी भी आप नहीं देखेंगे कि दूसरों को नीचे नवाते हुए, नीचे खींचते हुए। ये फर्क याद रखना। नेवर क्रिटिसाइज, बट फीडबैक दे सकते हो। अब ये चीज़ दिखने में तो आसान है, पर जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपका गुस्सा और आपका अनियंत्रित मन बार बार आपको पुरानी अभ्यास को रिपीट करवाएगा। आप देखना कि अगर आप इसको कोशिश करते हो तो आप बार बार ये गलती करोगे। आपकी अनजाने में ही आप क्रिटिसिज्म कर बैठोगे। तो प्रैक्टिस कैसे करें? अगर आप मेरी बात को मानते हो या सचमुच मानते हो कि ये सही है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ प्रैक्टिस जिससे आप दूसरों को क्रिटिसाइज ना करके भी उनका मित्र बन सकते हो और अपने अंदर ला सकते हो वो सारे गुण जो स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे महान लीडर और नेताओं में थे या अब्राहम लिंकन में थे। बात करने से पहले रोके, अपने मुंह को कुछ भी कहने की स्वाधीनता ना दे दे। सोचे बात करने से पहले। जैसा मैंने कहा था, क्रिटिसिज्म को क्वेश्चन बना दीजिए कि तुम्हें लगता है कि ये सही हुआ? अगर तुम ये करते तो ये उत्तम होता और भी अच्छा होता। इससे बताने वाला और सुनने वाला दोनों ही आपकी प्रभाव में आ जाएंगे। जब वो पब्लिक के सामने हो तो उसको इनकरेज करिए, और जब वो अकेले में हो तो उसको समझाइए। यहाँ पर आ जाता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। जब वो पब्लिक के सामने हो उसको तोड़ ना दीजिए, उसकी कॉन्फिडेंस को आपकी वार्ताओं से नष्ट ना करिए। जब वो अलग हो उसको अलग से बुलाइए कहीं और वहाँ पर उसे समझाइए। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए कि ढूंढिए वो एकमात्र स्किल्स। अगर एक इंसान के अंदर हजारों बुराई भी हो, आपका जैसे आप अगर बनना चाहते हो, आप अगर आदर्शों को मानना चाहते हो, तो आपको ढूंढना पड़ेगा उस इंसान की एक खूबी जो उसके अंदर है। हजारों गलती को हटाकर भी उस एक खूबी के ऊपर आप उसका प्रशंसा करिए। देखना उसकी वो खूबी तरस जाएगी और आपकी क्रिटिसिज्म भी घट जाएगा। सेल्फ रिफ्लेक्शंस एंड रियलाइजेशन। खुद की गलतियों को रियलाइज करिए, अगर वो आपका जूनियर भी हो या कोई भी हो। अगर गलती है तो उसको मानना सीखिए। इससे आपकी खुद की ईगो घटेगा और आप सब बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपको ये अवश्य पता होगा कि गुस्सा या ईगो जीवन में कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आते। ये वही कुछ क्षणों की सुख देता है और हमें भ्रमित कर देता है कि हम अच्छे हैं, पर ये हम अच्छे का सोच सिर्फ हमारे मन तक सीमित कर देता है। जब ये सोच दूसरों के मन से पढ़ा जाता है तो उनके मन में आपके बारे में द्वेष और घृणा पैदा होता है।
आपको लगता है आप महान हो, उन्हें भी लगता है वो महान है, पर उनके मन में आपके लिए कोई महानता नहीं। तो ऐसी मूर्खता भरी महानता की क्या ही फायदा है। तो इसलिए यह आवश्यक है कि किसी को भी अजथा या कभी भी क्रिटिसाइज ना करें। किसी को खींचकर नीचे गिराना सब कर सकते हैं, पर किसी को खींचकर ऊपर उठाना वो तुम्हारी चारित्र है। हजारों लोग आपको मिलेंगे जो दूसरों को धक्का मार के नीचे गिरा देते हैं। उनको लगता है कि ये महानता है, पर उनको ये नहीं पता कि ये सब कर सकते हैं और सब करते हैं। पर आपकी चारित्र महान है और आप ये बताएंगे कि कैसे दूसरों को ऊपर से खींचकर नीचे नहीं, पर नीचे गिरे को खींचकर ऊपर उठा सकते हैं। यही आपका चारित्र है, और यही चारित्र आपको बड़े बड़े मुनि ऋषियों में भी मिलेंगी। अपमान अगर आप सबको पसंद नहीं आता तो सोचिए ये क्या दूसरों को पसंद आता है? आप अगर समझ गए कि जो आपको पसंद नहीं आता वो दूसरों के मन को भी पसंद नहीं आता, आप वो दूसरों को ना करें जो आपको स्वयं उसकी जगह पर पसंद ना आए। अगर आप साइकोलॉजी से इंसानों की मन को जीतना चाहते हो तो पहले खुद को समझिए, खुद को जाने। जो खुद को जानता है वो दूसरों को भी जानता है, क्योंकि एक बार आपने खुद का मन समझ लिया तो दूसरों का मन भी आप अवश्य समझ जाएंगे, क्योंकि आप भी इंसान हो और वो भी। जो तारीफ आपको पसंद है वो उसे भी। आप लक्ष्य करेंगे एक दूसरे को ना समझने की वजह से ही। कैसे? ट्रेन में, बस में हमेशा लड़ाई होती है, और उसका कारण आप लक्ष्य करके देखना कि वहां पर एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, एक दूसरे के जगह देखना नहीं चाहते। अगर वो उसके जगह पर होता तो वो क्या करता? वो दूसरा ही नहीं समझता, और इसके कारण से ही दोनों पक्षों में विवाद होती है। वो ऑफिस हो, ट्रेन हो या कहीं हो, जहां पर भी मैंने विवाद देखा है, इसी कारण के हमने देखा है। ह्यूमन बिहेवियरल साइकोलॉजी इज नथिंग बट खुद को समझने की एक विज्ञान है कि आप अपने आप को कितना समझते हो। जितना आप अपने आप को समझते हो उतना ही आप दूसरों को समझते हो। ये इतना ही आसान है। साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस के सफ़र में मैं आपको परिचय करवाऊंगा आपके खुद से, और आप अपने आप दूसरों को समझना सीख जाओगे। चलिए इसको इन डेप्थ समझते हैं। Why you shouldn't criticize anyone. The raw knowledge of human behavioral science. चलिए, How to win friends and influence people, डेल कार्नेगी का लिखा हुआ एक सुंदर किताब, जिसके अंदर से कुछ रेफरेंस मैं आपको वर्णित करता हूँ। शायद आपको ये पसंद आए। एक इंजीनियरिंग कंपनी में हमारे इस किताब से वर्णित एक चारित्र को नौकरी मिलती है। वो थे कोऑर्डिनेटर और इंजीनियर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का। जहाँ पर आप सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ऊपर से लोहे के टुकड़े या फिर कुछ भी गिर सकते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर हेलमेट पहनना हर एक एम्प्लॉय के लिए मैंडेटरी था। तो इसीलिए वहाँ पर एक ऑथोरिटेरियन नोटिस लगाया गया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट है, जो भी एम्प्लॉय, जो भी वर्कर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट में हेलमेट बिना पहने काम करेगा तो उसको फाइन देना पड़ेगा, उसको नौकरी जा सकती है। पर क्या है कि वो जो हेलमेट होता है ना, वो लोहे का होता है,
बहुत भारी होता है और कंस्ट्रक्शंस की काम भी बहुत हार्ड होता है। तो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स उसको उतार कर ही साइड में रख देते थे और काम करते थे। बहुत सारी प्रचेष्टा ऐसे थ्रेटनिंग ब्लैकमेल्स के बाद भी कंपनी का काम ना हुआ। कंपनी के साइड में ज़्यादातर वर्कर्स हेलमेट पहनते थे। जब भी कंपनी से कोई विज़िट करने आता, जब भी कंपनी का विजिटर्स निकल जाते थे, तब वो फिर से हेलमेट उतार कर काम करते थे। इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। सब आकर क्रिटिसाइज करने लग गए कि आप सबको कोई ज्ञान नहीं है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हो तो आपके सर पे चोट लग सकता है, आपकी मृत्यु हो जा सकती है। तो उसका लायबिलिटी कौन लेगा? कंपनी लेगा। इसका उत्तरदायित्व कौन होगा? ऐसे आकर कंपनी की हर एक हायर एम्प्लॉय मैनेजर्स आकर इंसल्ट करने लगते थे वर्कर्स। आपको क्या लगता है, ये सब बताने के बाद कितने सारे वर्कर्स ने उनकी बात मानी होगी? हमारे इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो इन सब से अलग थे। उन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच लेना सही समझा। उन्होंने उनको अच्छे से समझाया कि मैं आपसे ये जानने के लिए आग्रही हूँ कि आप सब कर्म क्षेत्र में क्यों हेलमेट्स नहीं पहन रहे हो। ये आपको लग सकता है कि ये कंपनी आपके ऊपर कोई प्रेशर कर रही है, पर आप स्वयं सोचें कि आपके पास परिवार है, आपके सभी के पास अपनी जीवन है। तो जब आप हेलमेट नहीं पहनते हो तब आप खुद की और खुद के अपनों की जीवन को रिस्क में डालते हो। और हमारी कंपनी ये नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्षति हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके काम करने के समय हेलमेट पहना रखें। हम नहीं चाहते कि आपकी या आपकी परिवार के ऊपर कोई भी क्षति हो और आपके ऊपर भी कोई हानि पहुँचे। ये था एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच सेम प्रॉब्लम्स में। आपको क्या लगता है कि कौन से हिस्से में वर्कर्स ने ज़्यादा बात मानी होगी? एक बेवकूफ़ी होगा जो दूसरों को क्रिटिसाइज कंप्लेन करता होगा। दूसरों को क्रिटिसाइज करने से बचने के लिए हमें थोड़ा सा अपने ज़बान के अंदर लगाम लगाना आवश्यक है, जैसे बॉब हूवर ने किया था। बॉब हूवर एक फेमस फ्लाइट टेस्ट पायलट थे जो फ्लाइट फ्लाइट रन करते थे किसी भी प्लेन को। वैसे ही वो उस दिन सैन डिएगो में अपना काम कर रहे थे, जहाँ पर मिड फ्लाइट उनकी उनकी प्लेन की दो इंजन्स बंद हो गए। अब बहुत मुशक्क़त के बाद वो अपने क्रू और अपनी प्लेन को लैंड कराते हैं और इसी प्रोसेस में प्लेन का जो हिस्सा था बुरी तरह डैमेज होता है, पर किसी को कोई चोट नहीं पहुंचता। प्लेन लैंड होने के बाद उनको शक होता है फ्यूल पर, और उनका शक सही निकलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के प्रोपेलर प्लेन में किसी ने जेट फ्यूल डाल दिया है जहां पर डालना चाहे था गैसोलीन। वैसे ही वहां से वापस आते वो समझ जाता है कि सर्विस क्रू के जो फ्यूल ऑपरेटर है उसके गलती हुई होगी। जब वो अपने सर्विस क्रू से मिलते हैं तब देखते हैं वहां पर एक लड़का कम उम्र का ही खड़ा है और रो रहा है। आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति, उस बच्चे ने नॉट ओनली 3 सर्विस क्रू की जान को खतरे में डाला, उसने एक महंगा प्लेन को भी नष्ट कर दी। उसको डांटना, उसके ऊपर गुस्सा होना आम बात है, पर बॉब हूबर ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उस रोते हुए उस न्यू जॉइनी को उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि आगे से ये गलती तुमसे कभी नहीं होगी, और कल
तुम मेरे F51 का सर्विसिंग और फ्यूल रीलोडिंग तुम ही करोगे। इससे सिर्फ हमें ये पता नहीं चलता कि बिहेव कैसे करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को डांटते हैं, बहुत डांटते हैं उसकी गलती की वजह से, कि तुमने ये चीज़ यहाँ नहीं रखा, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इससे उनके मन के अंदर कोई अच्छा फीलिंग नहीं आता। इवन साइकोलॉजी भी कहता है कि अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड देना इज़ बेटर देन बुरे काम के लिए पनिश करना। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि सामने वाले की नज़रिए से सोचें, भावनाएं रखें, एम्पैथी रखें, और ये हमेशा याद रखें कि दूसरों को कंडेम करके, क्रिटिसाइज करके कुछ प्राप्त नहीं होता। वो आपका बच्चा क्यों ना हो, वो आपकी कलीग क्यों ना हो, वो आपका बॉस या आपकी जूनियर क्यों ना हो। जो चीज़ बिना क्रिटिसिज्म के अब्राहम लिंकन हैंडल कर सकते हैं, जो चीज़ें स्वामी विवेकानंद कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो चीज़ें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बता सकते हैं, नो क्रिटिसिज्म, तो क्या आप इसे ग्रहण कर पाएंगे? ये आप तक है। दूसरों को क्रिटिसाइज ना करके सिर्फ आप उनकी मानसिकता को नहीं बचा रहे हो, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी मोरल बूस्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि उनके नज़र में आप आपका खुद का चारित्र गठन कर रहे हो। क्योंकि आज का चैप्टर का जो मेन जिस्ट है कि क्रिटिसिज्म इज डेंजरस। इंसान होते हैं इमोशनल क्रीचर्स जो अपनी सिद्धांत अपनी इमोशंस के बेस पे लेते हैं, ना कि लॉजिक। आप सोचते होंगे कि इंसान लॉजिक सोचते होंगे कि इसके बदले में ये हुआ होगा तो ये करना, पर रियलिटी है इंसान हमेशा ज़्यादातर सिद्धांत अपने इमोशंस में लेते हैं। तो अगर आखिर तक आपने सुना है तो एज अ साइकोलॉजिकल एंथुसियाज्म एंड स्टूडेंट, हम सब जो साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर्स के स्टूडेंट्स हैं, जो जानने में से इच्छुक रखते हैं, हम सबको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि वी शुड अवॉइड क्रिटिसिज्म एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि क्रिटिसिज्म हमें कुछ नहीं देता, इसे खोने का मार्ग है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और आप सब ने अगर इस वीडियो को इतने देर तक देखा है तो इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद और मुझसे छोटों को बहुत सारा प्यार।